Welcome everyone. We are on chapter 8, agreements expressly declared as void. कल स्टार्ट किया था ये चैप्टर. एंड एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज void क्या है? ऐसे एग्रीमेंट्स जिन्हें स्पष्ट रूप से void घोषित किया गया है. इसके आपके दो पार्ट्स थे. द फर्स्ट इज अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ. अलग अलग प्रावधानों में क्या लिखा है. और दूसरा है हमारा डिक्लेयर्ड एज void, जिनको घोषित किया गया है. यहाँ पर अंडर वेरियस प्रोविजंस, जहाँ पे अलग अलग हमने प्रावधानों की बात करी थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों की बात करी थी. और यहाँ पर जिन्हें लॉ ने या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि ये वॉइड हैं. यहाँ हमने बात करी थी तीन चीजों की, जिसमें था एग्रीमेंट विद इनकॉम्पिटेंट पर्सन. अगर आप इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होता है. अगर आप बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर करते हैं वो वॉइड होता है. या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर कंसीडरेशन या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल होता है, गैर कानूनी होता है. इन तीन एग्जाम्पल्स की बात करी थी. और डिक्लेयर्ड एज वॉइड में हम 6 पॉइंट्स लेंगे. वी हैव 6 केसेस यहाँ पर, जिसमें से हम फर्स्ट पॉइंट कल डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. इस बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं और इसका है सेक्शन 26. आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ये आता है अंडर सेक्शन 27. एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है? रिस्ट्रेंट का मतलब मैं आपको कल बता चुकी हूँ. रिस्ट्रेंट का मतलब रोक लगाना. रिस्ट्रेंट मीन्स रोक लगाना. किस पर? ट्रेड पर, व्यापार पर. ठीक है जी. सो अगर आप किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जो कि आपको किसी व्यापार को करने के लिए रोकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा. ऐसे एग्रीमेंट का कोई अर्थ नहीं है. सेक्शन 27 क्या कहता है? देखते हैं सेक्शन 27 की लैंग्वेज क्या है. सेक्शन 27 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट, हर वो एग्रीमेंट by which any one is restrained, by which anyone is restrained, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को रोका जाता है, किस चीज से रोका जाता है? रोका जाता है from exercising a lawful profession ट्रेड और बिजनेस. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को रोका जाता है कोई
कानूनी, प्रोफेशन मीन्स व्हाट, व्यवसाय, कोई कानूनी व्यवसाय या फिर व्यापार करने से। ठीक है जी, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति पर रोक लगाई जाती है कि वो कोई कानूनी व्यवसाय या व्यापार नहीं कर सकता, इज वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट है वॉइड। ये है सेक्शन 27 की लैंग्वेज। इसी तरह से लर्न करेंगे तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। सो कानून का इसके पीछे क्या मोटिव है, किस उद्देश्य से सेक्शन 27 बनाया गया है? इस उद्देश्य से बनाया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको आजादी है कि वो अपने लिए अपना काम खुद चुन सकता है। और अगर उसके इस चुनाव पर रोक लगती है तो ऐसा एग्रीमेंट जो होता है उसे वॉइड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए एंड बी, ए और बी दो लोग थे, ये सिमिलर ट्रेड करते थे। सिमिलर ट्रेड मतलब सामान्य व्यापार करते थे। सामान्य व्यापार करते थे एक ही लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी, एक इलाके में, एक ही इलाके में एक जैसा व्यापार करते थे, जहां पर ए ने बी से वादा किया कि अगर बी ए को कुछ पैसे दे दे तो जो ए है वो उस लोकेलिटी में काम करना बंद कर देगा, स्टॉप डूइंग बिजनेस। वो उस लोकेलिटी में व्यापार करना बंद कर देगा अगर बी ए को कुछ अमाउंट कैश में दे दे। दोनों में एग्रीमेंट हो गया। जो ए है उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जो बी है वो पैसे देने से मुकर गया, पैसे देने से इनकार कर दिया। बी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब जो ए है वो कोर्ट में चला गया, कहता है भाई ए और बी के बीच में, हम दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि मैं व्यापार नहीं करूंगा अगर बी मुझे कैश दे दे, लेकिन अब बी मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। तो कोर्ट कहती है कि ये एग्रीमेंट तो जी वॉइड है, ऐसे एग्रीमेंट में तो आप एंटर कर ही नहीं सकते, ये एग्रीमेंट शून्य है, इसका कोई अर्थ नहीं, इस एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए के ऊपर रोक लग रही है उसको व्यापार करने से। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हैं कुछ एक्सेप्शंस, जैसे हमने कल मैरिज वाले केस में एक्सेप्शंस करी थी, वैसे यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आप रोक लगा सकते हैं। ये एक्सेप्शंस क्या कहती हैं कि आप रोक लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं इन केसेस में, रोक लगा सकते हैं इन केसेस में। कौन से केसेस हैं, कौन से एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं। The first exception is restraining the freedom of particular action। आप किसी विशेष कार्य, पर्टिकुलर एक्शन मीन्स विशेष कार्य, विशेष कार्य को करने
की आजादी पर रोक लगाना। आप उसको ट्रेड करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन आप कोई शर्त रख रहे हैं, आप किसी एक कार्य के ऊपर रोक लगा रहे हैं। आप पूरे के पूरे ट्रेड करने पर रोक नहीं लगा रहे, आप किसी एक विशेष कार्य के ऊपर रोक लगा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कोई व्यापारिक शर्त रख रहे हैं यहाँ पर। क्या आप व्यापारिक शर्त रख सकते हैं? हाँ जी, आप व्यापारिक शर्त रख सकते हैं। आप किसी को रोक नहीं लगा रहे, आप सिर्फ शर्त रख रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो कि कोई प्रोडक्ट बनाता है। ये गुड्स बनाता है और गुड्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचता है। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरियाज के अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को एक एरिया है, एरिया 1, एरिया 1 का डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है। और बदले में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर शर्त लगाता है। क्या कंडीशन लगाता है? कि ये जो मैन्युफैक्चरर है अब वो इस एरिया में सामान सेल नहीं कर सकता, गुड्स को सेल नहीं कर सकता। भाई सही बात है, ऐसा ही होता है। आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरर है जब डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है उस एरिया का, तो ये अपना सामान सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे सामान एरिया 1 में सेल करता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एरिया 1 में सेलिंग नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरर अगर सेलिंग करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उसने बना दिया है एरिया 1 का। अब वो एरिया 1 में खुद डायरेक्टली जाकर सामान सेल नहीं कर सकता। सो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये शर्त लगाता है, ये कंडीशन लगा देता है कि ये मैन्युफैक्चरर अब एरिया 1 में सेलिंग नहीं करेगा, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहेंगे या वैलिड कहेंगे? इन द चैट बॉक्स क्विकली चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप इस एग्रीमेंट को वॉइड मानेंगे या वैलिड मानेंगे? सिमरनजीत, पूजा, अंजू, रुखसार, सिमरन, वैलिड। वेरी गुड बेटा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्योंकि यहां पर आप किसी के प्रोफेशन के ऊपर रोक नहीं लगा रहे, आप सिर्फ उसके ऊपर एक शर्त लगा रहे हैं। और ऐसी व्यापारिक शर्त आप लगा सकते हैं, ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है। ग्रेट। एक तो ये एक्सेप्शन हो गई। सेकंड एक्सेप्शन कौन सी है जहां पर आप रोक लगा सकते हैं? सेल ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? जो फर्म का अच्छा नाम होता है उसको गुडविल कहते हैं। जब आप अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं तो वहां पर जब आप बिजनेस सेल कर दिया तो आपके ऊपर एक कंडीशन लग सकती है कि आप अब उस तरह का बिजनेस नहीं करेंगे उस एरिया के अंदर अंदर। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, ए की एक शॉप है दिल्ली में। ए की शॉप है दिल्ली में। ए अपनी शॉप बी को सेल कर देता है, कर दीजिए। सेल करने के साथ साथ वो बी के साथ वादा करता है, एग्रीमेंट करता है कि ए इस तरह की शॉप, जिस तरह की शॉप उसने सेल करी है,
इस तरह की शॉप उस एरिया में नहीं खोलेगा। ऐसा वादा करता है कि ऐसी शॉप वो इस एरिया में नहीं खोलेगा फॉर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों तक वो इस तरह की शॉप दिल्ली में नहीं खोलेगा। ठीक है जी। क्यों? ए ने जिस नाम से शॉप स्टार्ट करी हुई थी वो शॉप तो उसने बी को सेल कर दी। बी को सेल करने के बाद उसने उसी एरिया में वैसी ही शॉप खोल ली मान लीजिए अगर, तो जो बी के सारे कस्टमर हैं तो वो दोबारा से ए के पास चले जाएंगे क्योंकि ए की मार्केट में बनी बनाई है। सो ऐसे में बी को क्या फायदा हुआ शॉप खरीदने का? बी को तो फायदा नहीं हुआ। तो यहां पर जो ए है वो कहता है कि मैं तुम्हें शॉप सेल करता हूँ, साथ ही साथ ये वादा करता हूँ कि मैं इस तरह की कोई भी शॉप आने वाले 5 साल के लिए इस एरिया में नहीं खोलूंगा ताकि तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास ही रहें। आप मुझे बताइए ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड? अंजू सेज वॉइड, सिमरन सेज वैलिड, मनप्रीत वैलिड, नेहा वैलिड, शुभम वैलिड, कमलजीत वॉइड, शुभम वॉइड, शबनम सेज वॉइड, सिमरनजीत वैलिड। सो यहां पर मुझे मिक्स्ड से आंसर्स मिल रहे हैं, जबकि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड रहता है बेटा। यहां पर आप इसको वॉइड नहीं मान सकते। रीजन पता क्या है? अब मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, मान लीजिए गोपाल्स है। गोपाल्स अपना रेस्टोरेंट सेल कर देता है किसी और को, ये ए के पास है। ए इस नाम को आगे सेल कर देता है बी को, और ए क्या करता है इसको सेल करने के बाद एक नया रेस्टोरेंट खोल लेता है। मान लीजिए गोपाल जी के नाम से, गोपाल से गोपाल जी के नाम से खोल लिया, बिल्कुल बी के साथ, बिल्कुल गोपाल्स के साथ वाले शोरूम में उसने गोपाल जी वाला रेस्टोरेंट खोल दिया गोपाल जी के नाम से। अब जितने भी कस्टमर गोपाल्स के थे वो सारे गोपाल जी पे जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एक ही मार्केट में बनी बनाई थी। इसीलिए बेटा या तो आप गुडविल सेल करो मत। अगर आप गुडविल सेल कर रहे हैं तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भाई आप उस तरह का दूसरा बिजनेस वहां पर नहीं करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है बेटा, जायज है। वरना आपसे आपका बिजनेस खरीदेगा कौन? कंपटीशन तो फिर से आ ही गया। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वैलिड। तो जहां पर आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, अपने नाम को सेल कर रहे हैं, वहां पे अगर आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे वैलिड माना जाता है। थर्ड इज रिस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, क्या आप पार्टनर्स के ऊपर रोक लगा सकते हैं? यहां पर आपके 3 केसेस हैं, देयर आर 3 केसेस। इन केस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप, सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप से अलग हो रहे हैं, अलग होना, एक ये केस बनेगा इसमें। एक है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो फर्म है वो बंद हो रही है, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसको सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुडविल कर रहे हैं। ये 3 केसेस बनते हैं। इन 3 केसेस में आप पार्टनर्स के ऊपर रोक लगा सकते हैं, इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इन 3 पार्टनर्स में से जो ए है वो फर्म में से अलग हो रहा है, ये छोड़ रहा है फर्म को। अलग होने से पहले अलग होने वाले पार्टनर को आप क्या कहते हैं? आउटगोइंग पार्टनर। दिस इज आउटगोइंग पार्टनर। ये जो आउटगोइंग पार्टनर है ये जाते हुए ये वादा करके जाता है, एग्रीमेंट करके जाता है कि जिस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का है उस तरह का बिजनेस मैं आने वाले इतने सालों तक इस एरिया में नहीं करूंगा। प्रॉमिस करता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वैसा बिजनेस मैं आने वाले निश्चित समय तक, ऐसा बिजनेस मैं निश्चित समय के लिए निश्चित सीमा में नहीं करूंगा। ऐसा वादा करता है वो जाने से पहले। क्या आप इसे वैलिड मानेंगे या वॉइड मानेंगे? सिमरनजीत वैलिड, नेहा वैलिड, सिमरन वैलिड, रुखसार वैलिड। यस, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वैलिड। लेकिन ये जो समय सीमा है ना, ये रीजनेबल होनी चाहिए। अगर ये वादा करके जाता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, तो उसे आप वॉइड मानेंगे। मैं पूरी जिंदगी के लिए नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी यह बिजनेस नहीं करूंगा। अगर वो ऐसा कहता है इसे आप वॉइड मानेंगे, ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, तो ऐसा एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी के लिए मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, ये सही नहीं है, दिस इज वॉइड। सिमिलरली डिसोल्यूशन के केस में जब फर्म बंद हो रही होती है, तो ऐसे में सारे पार्टनर्स या कोई एक या 2 पार्टनर्स ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे आने वाले इतने समय के लिए। ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। सेम इज द केस विद सेल ऑफ गुडविल, जहां पे आप पार्टनरशिप का बिजनेस सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर मैंने सेल ऑफ गुडविल की बात करी थी। जहां पे आप पार्टनरशिप का बिजनेस सेल कर रहे हैं, वहां पर अगर आप ऐसा वादा करते हैं, खरीदने वाले को ऐसा वादा करते हैं कि हम ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे आने वाले इतने समय के लिए, तो उसे आप वैलिड मानेंगे, उसे आप वॉइड नहीं कह सकते। ठीक है जी। सो दीज आर द 3 केसेस जहां पर जो आप पार्टनर्स हैं उनके ऊपर आप रोक लगा सकते हैं कि वो उस तरह का बिजनेस ना करें, और तब भी इनको वैलिड माना जाएगा। यहां पर आपका 4th केस आता है ट्रेड कॉम्बिनेशंस का। व्हाट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन? ट्रेड कॉम्बिनेशन को आप हिंदी में कहते हैं व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं एक बिजनेस में, एक बिजनेस है और उस बिजनेस में देयर आर मल्टीपल ट्रेडर्स, बहुत सारे व्यापारी हैं, मल्टीपल ट्रेडर्स हैं। एक बिजनेस है और वहां पर बहुत सारे व्यापारी हैं।
ये सारे व्यापारी आपस में मिलके डिसाइड करते हैं, प्राइस फिक्स कर लेते हैं। ये मल्टीपल ट्रेडर्स आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट के जरिए ये ना प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं, फिक्स द प्राइसेस, ये दाम निर्धारित कर लेते हैं। दाम निर्धारित कर लिया कि हम में से कोई भी इस दाम से नीचे सामान नहीं बेचेगा, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक आइस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। आइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बर्फ बनाती हैं कंपनियां, आइस बर्फ बनाती हैं। और इस बिजनेस में बहुत सारे व्यापारी हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये सारे ट्रेडर्स हैं, ये सारे व्यापारी हैं यहाँ पर। और ये सारे व्यापारी आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि हम बर्फ को 100 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे। मान लीजिए एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि हम इस दाम से नीचे, यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि हम इस दाम से नीचे बर्फ नहीं बेचेंगे, हम में से कोई भी नहीं बेचेगा। सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वैलिड, आप इसको वैलिड मानेंगे। लेकिन ट्रेड कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा एग्रीमेंट किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया जाए, टू, मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग सम अदर पार्टी suffer a loss, some other party suffer a loss, किसी और को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया जाए, या फिर मोनोपोली बनाने के लिए किया जाए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, भाई हमारा ही अधिकार चलेगा बस पूरी मार्केट में। या तो एकाधिकार बनाने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप ऐसा ट्रेड कॉम्बिनेशन करते हैं, मकसद नुकसान पहुंचाना है, वहां पर इसको वॉइड मानेंगे आप। अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन में किसी को नुकसान नहीं हो रहा, आप मोनोपोली क्रिएट करने के लिए नहीं कर रहे, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक जनरल प्राइस फिक्स कर रहे हैं, उसे तो आप वैलिड मानेंगे। लेकिन जहां पे आप ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मकसद से या फिर एकाधिकार बनाने के मकसद से, तो ऐसे एग्रीमेंट को आप वॉइड मानेंगे। लास्ट इसमें आता है 5th पॉइंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सैलरी देता है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को सैलरी देता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी देता है तो एम्प्लॉयर का पूरा हक है कि वो एम्प्लॉई की जो भी स्किल है, कौशल, एम्प्लॉई की स्किल और एम्प्लॉई का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, एम्प्लॉई का कौशल और एम्प्लॉई का अनुभव अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये पूरा हक है एम्प्लॉयर का कि वो एम्प्लॉई की स्किल और एम्प्लॉई के अनुभव को इस्तेमाल करे। इसके लिए वो एम्प्लॉई के ऊपर रोक लगा सकता है। कैसी रोक लगा सकता है, मान लीजिए
कि बी है एक डॉक्टर, एग्जाम्पल बी एक डॉक्टर है और बी ए को नौकरी पर रखता है, इसको अपना असिस्टेंट बनाता है, सहायक बनाता है और इसको बदले में देता है सैलरी, और इसके साथ ये एग्रीमेंट साइन करता है कि 3 साल के लिए तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक तुम किसी और प्रोफेशन, तब तक तुम अपना काम नहीं शुरू करोगे, अपना काम नहीं करोगे। ऐसा ना हो कि मुझे भी छोड़ जाओ और बाहर जाकर अपना काम शुरू कर दो अलग से और मेरे कस्टमर छीन लो। बी ने ए से एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि 3 साल के लिए जब तक तुम मेरे पास एज अ सहायक काम कर रहे हो, तुम बाहर जाके अलग से काम नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ए है, ए ने नौकरी छोड़ दी, लेफ्ट द जॉब। ए ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद 1 साल में, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपना काम शुरू कर लिया, अपना काम शुरू कर दिया। हाँ जी, जो बी है उसने ए के ऊपर केस कर दिया